नमस्कार, आप सभी का स्वागत है क्लास 12 नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज पर। मैं सिद्धार्थ पटेल आप सभी बच्चों का बहुत ही जोरों शोरों से स्वागत करता हूं। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं आपके एक नए चैप्टर का रैपिड रिवीजन, जो कि है कंटेम्पररी सेंटर्स ऑफ पावर। ये बात है मेरे लाल, जब अब कोल्ड वॉर खत्म हो गया, तो ऑल्दो कोल्ड वॉर खत्म होने से पहले ही पावर डायनेमिक्स चेंज हो रहे थे, लेकिन कोल्ड वॉर के बाद में अगर हम आज के वर्ल्ड की बात करें मेरे लाल, तो आज के वर्ल्ड में पावर बहुत सारी जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है। आज की तारीख में हम ये नहीं कह सकते हैं कि पावर सिर्फ अमेरिका के पास में। आज की तारीख में पावर बहुत सारे देश, बहुत सारे ग्रुप्स, बहुत सारे अलग अलग यूनियंस के पास में। तो शुरुआत करते हैं मेरे लाल, सबसे पहले यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन को अगर आप ध्यान से समझेंगे मेरे लाल, तो पिछले वाले चैप्टर में मैंने तुम्हें कोल्ड वॉर बताया था। कोल्ड वॉर में क्या हो रहा था कि पूरा वर्ल्ड दो हिस्सों में डिवाइडेड था, एक यूएसए वाला ग्रुप था और एक यूएसएसआर वाला ग्रुप था। अब हम लोग देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 में यूरोप की हालत क्या है। यूरोप की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 1, इन सब में बार बार यूरोप पिसता है। यूरोप की कंट्री आपस में लड़ रही होती है, तो यूरोप की हालत काफी खराब हो जाती है। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, तो अमेरिका को लगता है कि अगर ये यूरोप में इनकी हालत नहीं सुधरी और यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस रहे, तो ये सारा का सारा यूरोप क्या होगा, सारा का सारा यूरोप सोशलिज्म के प्रति टिल्ट हो जाएगा, कहीं ना कहीं यूएसएसआर के प्रति टिल्ट हो जाएगा। तो अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने मार्शल प्लान के तहत क्या किया, मार्शल प्लान के तहत यूरोप की इकोनॉमी को रिवाइव करना स्टार्ट किया। मार्शल प्लान के तहत एक ग्रुप बना, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, OEEC। ये ग्रुप का काम क्या था, इस ग्रुप में क्या हो रहा था, अमेरिका पैसे दे रहा था। अमेरिका क्या कर रहा था, अमेरिका फाइनेंशियल एड दे रहा था, हेल्प कर रहा था कि उन पैसों से क्या करो, उन पैसों से यूरोप का फिर से थोड़ा सा डेवलपमेंट करो, फिर से जो वहां पे जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उनको थोड़ा सा ठीक करो। तो कहीं ना कहीं अमेरिका को था कि मैं इनको पैसा दूंगा तो मेरे तरफ टिल्टेड रहेंगे, ये उधर नहीं जाएंगे। धीरे धीरे करते क्या होता है भैया, धीरे धीरे इन सारी कंट्रीज में सबसे पहले इकोनॉमिक ऑपरेशन स्टार्ट होता है। ये वही यूरोपियन कंट्रीज हैं जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपस में लड़ रही थी, लेकिन अब इनको समझ में आता है कि साथ में रहना होगा, तो इन लोगों ने क्या किया, सबसे पहले इकोनॉमिक ऑपरेशन स्टार्ट हुआ मार्शल प्लान OECC के तहत, OEEC के तहत, मतलब ठीक है। तो इनके तहत क्या होता है भैया, इनके तहत यहाँ पे इकोनॉमिक ऑपरेशन स्टार्ट होता है। धीरे धीरे पॉलिटिकल कॉपरेशन, डिफेंस, एनर्जी, इन सब पे ये लोग कॉपरेट करने लग जाते हैं। 1992 में क्या होता है, 1992 में मेरे लाल यूरोप बन जाता है, यूरोपियन यूनियन बन जाता है, सॉरी 1992 में यूरोपियन यूनियन बन जाता है। अब यूरोपियन यूनियन में क्या है मेरे लाल, यूरोपियन यूनियन में तुम एक तरीके से समझो कि इन कंट्रीज, सारी कंट्रीज ने मिलकर यूनियन बनाए। यूनियन मतलब एक ग्रुप समझ लो, इतना पावरफुल ग्रुप है कि यूरोपियन यूनियन का अपना पार्लियामेंट है। यूरोपियन यूनियन का क्या है, यूरोपियन यूनियन का मेरे लाल अपना पार्लियामेंट है। यूरोपियन यूनियन अपने हिसाब से, अपने मेंबर कंट्रीज के रूल्स रेगुलेशन उस हिसाब से चलता है। बस यूरोपियन यूनियन ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बहुत ज्यादा कोशिश करी, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना पाया। यूरोपियन यूनियन को सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि सारे देश इतने बेहतरीन तरीके से वहां पे रह रहे हैं, इतने बेहतरीन तरीके से वहां पे कॉपरेट कर रहे हैं कि उनका एक अपना पार्लियामेंट है। यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट में अपना काम चल रहा है, तो एक ऊपर से एक देश, मतलब ऊपर से एक देश जैसी चीज एग्जिस्ट कर रही है जो कि यूरोपियन यूनियन, और फिर सारी कंट्रीज की अपनी अपनी पार्लियामेंट है। तो मतलब सारी कंट्रीज की अपनी अपनी पार्लियामेंट यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट में सिंक में होकर क्या कर रही है, सिंक में होकर काम कर रही है। यूरोपियन यूनियन का अपना फ्लैग है, तो इस तरीके से यूरोपियन यूनियन अपना काम कर रहा है। यूरोपियन यूनियन एक अल्टरनेटिव या एक कंटेम्पररी सेंटर ऑफ पावर हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर आपको यूएसए को बीट करना है तो जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर कंट्री उसे बीट कर पाए, लेकिन अगर बहुत सारी कंट्रीज एक साथ में आके एक ग्रुप बना लेती है तो क्या होगा मेरे लाल, तो हम लोग देखेंगे कि वो कहीं ना कहीं यूएसए की पावर को चैलेंज कर सकती है, कहीं ना कहीं चाइना की पावर को, क्या कहीं ना कहीं चाइना की पावर को चैलेंज कर सकती है। फिर भी मेरे लाल यूरोपियन यूनियन में थोड़ा थोड़ा सा क्या है, थोड़ी थोड़ी सी कमियां भी है। थोड़ी थोड़ी सी कमी ये है कि ऑल्दो हम लोग बोलते हैं कि पूरे यूरोपियन यूनियन की एक फॉरेन पॉलिसी होती है, पूरे यूरोपियन यूनियन की एक डिफेंस पॉलिसी होती है, लेकिन इसके बावजूद हम लोग देखते हैं कि कुछ कुछ कंट्री अपने अपने हिसाब से काम करने लग जाते हैं। तो यूरोपियन यूनियन कुछ बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है और कहीं कहीं पे कमियां भी है। वो हर इंसान में एक अच्छी और एक बुरी बात दोनों है। अच्छा मेरे लाल, अगर तुम्हें इस चैप्टर को बहुत डिटेल में समझना है, ये तो रैपिड डिवीजन है, यहाँ पे एक ब्रीफ में सारा का सारा मैं रिवाइज कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हें डिटेल में समझना है तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने कंटेम्पररी सेंटर्स ऑफ पावर के वन शॉट रिवीजन की लिंक लगा दी है, तो वहां से जाके क्या कर सकते हो, वहां से जाके तुम लोग वन शॉट रिवीजन देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद में अगर हम लोग देखें तो आसियान की बात करते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन एंड राइज ऑफ आसियान।
एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये जो आसियान ग्रुप है भैया, ये 1967 में क्या होता है, 1967 में फॉर्म होता है। इन आसियान ग्रुप का पर्पस होता है इकोनॉमिक ग्रोथ, पीस एंड रीजनल स्टेबिलिटी। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ, पीस एंड रीजनल स्टेबिलिटी इनका ये एक तरीके से क्या है, ये इनका एक ऑब्जेक्टिव है मेरे लाल। साथ ही साथ यहाँ पे अलग अलग कम्युनिटी बनती है, अलग अलग कम्युनिटी बनती है, एक सिक्योरिटी कम्युनिटी बनती है, एक इकोनॉमिक कम्युनिटी बनती है, एक सोशियो कल्चरल कम्युनिटी बनती है। सिक्योरिटी कम्युनिटी में मतलब यही है कि सारी कंट्रीज अपनी सिक्योरिटी, अपनी डिफेंस को लेके सारी चीजें डिस्कस करेगी। इकोनॉमिक में ये है कि सारी की सारी कंट्रीज क्या करेगी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत बढ़िया से आपस में ट्रेड करेगी, कोई टैक्स टैरिफ नहीं लगाएंगे। सोशियो कल्चरल की कल्चरल एक्सचेंज होते रहेंगे, कल्चर का प्रमोशन होते रहेगा। ठीक है, आसियान रीजनल फोरम बना उसके बाद में। फिर हम लोग देखते थे आसियान इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ 2010 में। आसियान का इंडिया के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2010 में क्या हुआ, 2010 में साइन हुआ। तो ये जो आसियान नेशन है, ये एकदम यूरोपियन यूनियन जैसे नहीं है कि इनका अपना पार्लियामेंट है, लेकिन यहाँ पे इकोनॉमिक कॉपरेशन बहुत अच्छे से हो रहा है। और ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग जितने भी डिस्प्यूट्स हैं मेरे लाल, इनके जितने भी डिस्प्यूट्स हैं सब लोग मिल बांट के सुलझा रहे हैं। साथ ही साथ आसियान आउटवर्ड लुकिंग अप्रोच का है, मतलब आउटवर्ड लुकिंग अप्रोच मतलब कि हमने अपना डेवलपमेंट कर लिया है, अब हम वर्ल्ड में देख रहे हैं कि हम वर्ल्ड से कैसे डेवलपमेंट कर पाए, मतलब आसियान एरिया में कैसे डेवलपमेंट कर पाए। तो और इन आसियान कंट्रीज में बहुत सारे देश इंटरेस्टेड भी रहते हैं, बहुत सारी कंट्रीज इनसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह साइन करने के इच्छुक भी रहती है। ठीक है, इसके बाद में आते हैं तो रोल ऑफ चाइना इन इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन देखा जाए मेरे लाल, तो चाइना 1949 से अपनी जर्नी की शुरुआत करता है। चाइना यूजुअली यूएसएसआर के प्रति टिल्टेड रहता है, वही सोशलिस्ट पॉलिसी, वही कम्युनिस्ट पॉलिसीज के प्रति वो टिल्टेड रहता है। लेकिन धीरे धीरे चाइना को समझ में आता है कि पूरे वर्ल्ड से आइसोलेशन में नहीं रहा जा सकता है जैसे कि यूएसएसआर रहा। चाइना की लीडरशिप ये समझ चुकी थी कि ऐसे काम नहीं चलेगा। तो हम लोग ये देखते हैं कि चाइना क्या करता है, चाइना धीरे धीरे 1978 से 1970 से क्या करता है, 1970 से चाइना अपनी इकोनॉमी को ओपन डोर पॉलिसी के तहत क्या करता है, ओपन डोर पॉलिसी के तहत धीरे धीरे क्या करता है, धीरे धीरे रिफॉर्म्स पे लेके आता है। जो चाइना जो कि सोशलिस्ट कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से चल रहा था, वो चाइना धीरे धीरे ओपन डोर पॉलिसी के तहत अपना गेट खोल दिया है, मतलब कि वो दूसरे वर्ल्ड से, दूसरी कंट्रियों से इंटरैक्ट करने के लिए रेडी था। ठीक है, चाइना अलग अलग सेक्टर्स में ओपन करता है, अलग अलग सेक्टर्स में अपनी इकोनॉमी को धीरे धीरे ओपन करता है, जैसे एग्रीकल्चर, देन इंडस्ट्रीज, देन सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो वो 4 पॉलिसी ऑफ मॉडर्नाइजेशन भी लेके आता है कि 4 सेक्टर को क्या है, 4 सेक्टर्स को धीरे धीरे मॉडिफाई किया जाए। अलग अलग स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनते हैं, अलग अलग इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में क्या है कि बाहर से कंपनियां आ रही है, बाहर से इंडस्ट्रीज इन्वेस्ट कर रही है, तो चाइना एक परफेक्ट डेस्टिनेशन बन जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। अच्छा, अब हम लोग ये देखते हैं कि चाइना इकोनॉमिक ग्रोथ तो बहुत अच्छी करने लग जाता है 1970 से, लेकिन इसी के साथ में चाइना में बहुत सारी समस्या भी आती है। समस्या क्या है कि धीरे धीरे करप्शन बढ़ जाता है, लोग बेरोजगार होने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ में बहुत सारे चैलेंजेस भी आने लग जाते हैं, लेकिन चाइना उन सभी चैलेंजेस को क्या है, सभी चैलेंजेस को धीरे धीरे मेरे लाल टैकल कर लेता है। अब बारी आती है कि इंडिया चाइना रिलेशंस कैसे रहे। तो इंडिया चाइना रिलेशंस मेरे लाल शुरू से बहुत बेहतरीन रहे हैं। 1962 तक अपने रिश्ते बहुत अच्छे रहे। हिंदी चीनी भाई भाई का नाम दिया गया। जब अपना चाइना के साथ में युद्ध होता है 1962 में, उसके बाद में रिश्ते खराब हो जाते हैं। फिर मिड ऑफ 1970s के हम लोग देखते हैं कि फिर से हमारे रिश्ते धीरे धीरे रिवाइव होने लगते हैं। राजीव गांधी जो रहते हैं वो अपने पहले प्रधानमंत्री रहते हैं जो कि चाइना में विजिट करते हैं, और आज की तारीख में भारत और चाइना ट्रेड पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और उसी समय से हम लोग ट्रेड पे ज्यादा फोकस करने लगे थे। रिसेंटली बॉर्डर इश्यूज इरप्ट हुए, लेकिन ट्रेड वाला एंगल इतना बड़ा है कि बॉर्डर गैप क्या हो गई, साइड लाइन हो गई है। ठीक है, इंडिया चाइना रिलेशंस मैंने इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस में भी पढ़ा है, तो वही वाली चीज है कि स्मार्ट वर्क करना है। बहुत सारे टॉपिक रिपीटेड है, तो तुम समझ लो कि कौन सा टॉपिक कौन से चैप्टर से बेहतरीन तरीके से हो सकता है। ठीक है, जापान तुम समझ लो, जापान एक ऐसी कंट्री है जहां पे कि न्यूक्लियर अटैक हुआ, उसके बावजूद हम लोग देखते हैं कि जापान ने बहुत अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल किया। 2017 में अगर हम लोग देखें तो जापान वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी था। बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स, बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी जापान में है। जापान एक तरीके से वार को कभी भी प्रमोट नहीं करता। वॉर को वो लोग कभी भी क्या करते हैं मेरे लाल, वॉर को वो लोग कभी भी प्रमोट नहीं करते हैं। वो पहली जापान ये बोलता है कि हम किसी पे अटैक नहीं करेंगे, मतलब जापान इज लाइक कि हम किसी पे अटैक नहीं करेंगे अनलेस कोई हमारे पे अटैक करे। जापान एकदम वॉर को एकदम दूर दूर तक पूरा उनका फोकस इकोनॉमिक ग्रोथ पे। छोटा सा आइलैंड है, लेकिन तुम देखो कि इनके पास में अपने रॉ मटेरियल्स भी नहीं है, तो ये लोग क्या करते हैं कि रॉ मटेरियल्स बुलवाते हैं अपने देश में, फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं और फिनिश प्रोडक्ट बना के बेच देते हैं। तो ये रॉ मटेरियल बुला रहे हैं लेकिन प्रोडक्ट बना रहे हैं और बेच रहे हैं, बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, और जापान की इकोनॉमिक ग्रोथ काफी अच्छी है डिस्पाइट इतना खतरनाक उन पे न्यूक्लियर अटैक हुआ था उसके बाद में।
इसके बाद में देखा जाए मेरे लाल तो साउथ कोरिया, जब हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखा तो हम लोगों ने ये देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो कोरिया था, जो कोरियन पेनिनसुला था, उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। एक बन गया नॉर्थ कोरिया, एक बन गया साउथ कोरिया। ये बात हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। हम लोग ये देखते हैं नॉर्थ कोरिया छोड़ो, लेकिन साउथ कोरिया जो है, साउथ कोरिया ने बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया। साउथ कोरिया की बहुत अच्छी अच्छी ब्रांड्स, एलजी, हुंडई, तुम लोग देखते हो कि साउथ कोरिया की बहुत सारी ब्रांड, क्या साउथ कोरिया की बहुत सारी ब्रांड्स आज की तारीख में इंडियन मार्केट्स में साउथ कोरिया ने बहुत अच्छे से डेवलपमेंट किया है। हम लोग देखते हैं कि 2011 में ये 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी थे, ठीक है। तो साउथ कोरिया ने भी कंपैरेटिवली बहुत अच्छा किया है। साउथ कोरिया को बोला जाता है मिरेकल ऑन द रिवर ऑफ हान, मतलब हान रिवर के उस पे साउथ कोरिया बहुत अच्छे से डेवलप हो गया। मतलब यहाँ पे हान रिवर है, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि उस हान रिवर से डिनोट करते हुए बताया कि इतना अच्छा डेवलपमेंट, वही तुम नॉर्थ कोरिया को देखो कि वहां डेवलपमेंट ही नहीं है। तो ये एग्जांपल्स हैं जिनसे कि हम सीख सकते हैं, और आज की तारीख में कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर बने हुए हैं। कहीं ना कहीं इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ, इनकी सारी चीजें ये दिखाती है कि दीज आर दी अल्टरनेटिव्स। यहाँ पे भी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत बेहतरीन तरीके से हो रही है। आई होप आपको सारी चीज क्लियर हो गई होगी। डिटेल में आप इस चैप्टर का वन शॉट देख सकते हो, ये एक रिवीजन था आप लोगों के लिए, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस में डरने की नहीं है बात, क्योंकि सिद्धार्थ पटेल है तुम्हारे साथ, चाणक्य नीति से लेके राजनीति तक। तुम्हें जो चाहिए सब कुछ है मेरे पास। अब बिग हार्ट फॉर यू ऑल, डू ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप, क्योंकि इसमें आपको सारी फ्यूचर अपडेट्स, यूट्यूब के वीडियोस, नोट्स, सारी चीजें आपको, नोट्स वगैरह सब कुछ इस टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। साइनिंग ऑफ विद दिस, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।